गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एएसपी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर मीनाक्षी शर्मा और अभी हम चैप्टर कर रहे हैं एग्री बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी व ऊतक संवर्धन। जैव प्रौद्योगिकी है क्या? मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया कि दो अलग अलग डीएनए को मिलाकर और उनसे एक नया डीएनए बनाकर या नए जीव बनाकर मानव संसाधनों या मानव के लिए उपयोग में लेकर आने को ही आपने क्या बोला है? जैव प्रौद्योगिकी। एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी में हमने कहा कि हम ऐच्छिक जीन को लेते हैं और अपने जीव के अंदर उस ऐच्छिक जीन को डलवाते हैं ताकि जीव के अंदर वो सारे के सारे लक्षण आ जाए। हालांकि हमारे यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ पादपों पे रहेगा, लेकिन ये जैव प्रौद्योगिकी जो है वो किस पे अपनाई जाती है? एनिमल्स के ऊपर भी क्या की जाती है? एप्लीकेबल की जाती है। आगे की तरफ अगर हम चलें तो जैव प्रौद्योगिकी में पिछली क्लास के अंदर हमने पहले इसके वो पढ़े टूल्स, यानी कि संसाधन जिनके द्वारा हम ये टेक्नोलॉजी को अंजाम दे पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी में टूल्स होते हैं और इस टूल्स के अंदर हमारे पास में थे कुछ एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम थे, क्योंकि यहाँ पर आप डीएनए आरएनए के साथ में सारा खेल खेलने वाले हैं, तो इन्हें काटने वाले एंजाइम को आपने क्या कहा? न्यूक्लियस एंजाइम कहा, जिनके 3 प्रकार एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम व प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जब हमारे पास में हमारी चाहत की या हमारी ऐच्छिक या हमारी डिज़ायरेबल जीन जब हमारे पास में होगी या डीएनए का वो खंड हमारे पास में होगा जिसमें हमारी ऐच्छिक जीन उपस्थित है, उसे हम वाहक के अंदर जोड़कर कहाँ भेजेंगे? अपनी होस्ट कोशिका यानी पोषक कोशिका के पास में भेजेंगे, जिसमें हमें उसे डलवाना है। अब देखिए, आज हमारे पास में एक नया एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इन्हें मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कहा जाता है, क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सबको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या माइक्रो या मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और इनको काटने वाले या इनके जोड़ने वाले एंजाइम्स के नाम भी है। जैसे कि याद कीजिए, जब मैंने आपको न्यूक्लियस एंजाइम पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि इन्हें आणविक कैंचियाँ भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को काटते हैं। ऐसे ही एंजाइम डीएनए लाइगेज जो होता है ये बेसिकली क्या करता है? डीएनए, आरएनए इनको जोड़ने का काम करता है। इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं हिंदी में? इसे आप आणविक गोंद भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या भाई? आपके पास में क्या थी? आपकी ऐच्छिक जीन वाला डीएनए आया, ये जो आपने कहाँ से लिया, जिससे भी आपको लेना था, और आप इसे क्या कर रहे हो? अपने वाहक के अंदर या अपनी पोष कोशिका के अंदर क्या करवा रहे हो? जुड़वा रहे हो। किसको? इस डीएनए को। तो इस डीएनए को जब आप अपने पोष कोशिका के अंदर क्या करवा रहे हो? जुड़वा रहे हो, तो जुड़वाने के लिए जिस एंजाइम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा आप क्या कर पाएंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाएंगे, पुनर्योजी डीएनए बना पाएंगे। पुनर्योजी का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग डीएनए मिलकर एक नया डीएनए बना रहे, तो पुनर्योजी डीएनए बना पाएंगे या डीएनए खंडों को आपस में चिपका पाएंगे। तो वो किसकी सहायता से कर पाएंगे? आप लाइगेज एंजाइम की सहायता से कर पाएंगे। तो देखिए, डीएनए लाइगेज क्या है? इन्हें आणविक गोंद भी कहते हैं। मार्टिन ग्रेटर ने 1967 में लाइगेज एंजाइम को खोजा। अब यहाँ पर वो है, देखिए किताब आप सब लोगों के पास में है, समझाना काम मेरा है, तो पहले मैं समझाती हूँ, उसके बाद में किताब पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये वाहक डीएनए, ये देखिए, ये आपके पास में कौन सा था? वाहक डीएनए था, ब्लू वाला। और ये वांछित डीएनए, जो जीन आपको चाहिए, इन्हें आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाहक डीएनए को और ऐच्छिक जीन को ही जोड़ती है। बात यह है कि डीएनए और आरएनए के खंडों को जोड़ने के लिए, न्यूक्लिक अम्लों के खंडों को जोड़ने के लिए इस एंजाइम को क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। इस एंजाइम को इकोलाई व T4 फेज से पृथक किया गया है पहली बार। इनकी क्रियाविधि के लिए क्रमशः सहकार NADP यानी कि न्यूक्लियोटिनामाइड की क्या होती है? ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके अलावा एडिनोसिन ट्राइफोस, यानी कि इस क्रिया को करने के लिए, एंजाइम को निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में कौन आता है? सुनिएगा, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा, इसे आप ऐसे समझिए। अब नेक्स्ट आपके पास में जो एंजाइम अभी आपने उसकी हेडिंग देखी, उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए बेटा, पॉलीमरेज के नाम से ही आपको याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले पॉलीमरेज का मतलब समझा देती हूँ ताकि ये एंजाइम भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, पॉलीमर का मतलब होता है विज्ञान के अंदर बहुलक, यानी बहुत सी चीज़ें जब आपस में जुड़ी हुई हो तो उन्हें हम बहुलक कहते हैं। पिछली क्लास के अंदर एग्री बायो में मैंने आपको डीएनए के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। हमने कहा था कि हमारी कोशिकाओं के पास में 2 प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। देखिए, अगर आप हर एक चीज़ को समझ के जाएंगे तो एग्जाम में कर पाएंगे। सिर्फ किताब को देख के रटना है तो उससे नहीं हो पाएगा, कुछ भी है नहीं है। तो आपके पास कौन उपस्थित है? न्यूक्लिक अम्ल है। और ये न्यूक्लिक अम्ल आपके पास में कितने प्रकार के थे? डीएनए व आरएनए।
ये न्यूक्लिक अम्ल कोई छोटे छोटे अणु नहीं है, कि लंबी लंबी चेन रूपी संरचना है, यानी कि डीएनए और आरएनए आपके पास में कैसी है, लंबी चेन रूपी संरचना है। ये जो लंबी चेन रूपी संरचना होती है इसे हम क्या कह देते हैं, बहुलक। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई मोतियों की माला आपके पास में हो, तो ये चेन रूपी संरचना है, तो ये एक बहुलक है, जिसके लिए एक अकेला मोती कैसे काम कर रहा है, एक एकलक इकाई के समान कार्य कर रहा है। यानी मोती जब आपस में जुड़ा तो उसने क्या बना दिया, ये चेन रूपी माला बना दी। ऐसे ही आपके डीएनए आरएनए चेन रूपी लंबी संरचना है, जिन्हें आप बहुलक कह सकते हैं। और इन बहुलकों की जो एक इकाई होती है उसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड वो इकाइयां हैं जो कि आपस में जुड़ती चली जाती है, वह डीएनए आरएनए का निर्माण करती है। हालांकि डीएनए में से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और आरएनए में से राइबो न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, जिसे मैं पहले चैप्टर में बेसिक के अंदर बता चुकी हूँ। अब देखिए बेटा, होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये बहुलक इकाइयां डीएनए आरएनए बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। डीएनए आरएनए बनाते समय मान लीजिए डीएनए का एक खंड आपको पता है, इसी के संपूरक आपको जब दूसरा खंड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइडों को ये आपस में जुड़ाएगा जिससे बहुलक इकाइयां बन सके। तो ये बेसिकली क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि पॉलीमर यानी बहुलक के रूप में नए डीएनए का निर्माण करता है, जो कि चेन रूपी संरचना है जिसमें न्यूक्लियोटाइडों को आपस में लाकर क्या करेगा, जोड़ेगा। इसलिए इसे क्या कह दिया, क्योंकि डीएनए या आरएनए पॉलीमर संरचना बना रहा है, तो अगर डीएनए बनवा रहा है पॉलीमर संरचना तो इसे डीएनए पॉलीमरेज कह देंगे। अगर ये पॉलीमर संरचना में आरएनए बनवा रहा है तो उसे आरएनए पॉलीमरेज कह देते हैं। बस बात इतनी सी ही है। तो देखिए हम आते हैं डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर। यह एंजाइम पुनर्योजन डीएनए क्या बनाएगा, प्रतिलिपियां बनाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये देखिए, ये आपके पास में जो आपको इसमें नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है ऐच्छिक जीन, बोलिए। और ये आपके पास में क्या है, आपके वाहक का डीएनए, प्लाज्मिड, ठीक है, कृत्रिम गुणसूत्र, कुछ भी हो सकते हैं। ये आपने लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको क्या करवा दिया, जुड़ा दिया, और जुड़ने के बाद में दो अलग अलग डीएनए बने, तो इससे आपके पास में पुनर्योजक वाहक बनकर, या पुनर्योजक डीएनए भी आप इसे कह सकते हो, बनकर तैयार हो गया। अब ये पुनर्योजक बन गया है, देखिए एक आपने बना लिया, बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी है हमें कि हम वाहक को लेकर आए, जुड़वाएं, क्योंकि देखिए ये तो पुनर्योजित डीएनए है। मान लीजिए पुनर्योजित वाहक जो है वो कौन है, प्लाज्मिड है। कौन है, प्लाज्मिड। अब आप पुरानी क्लास में जाकर देखेंगे तो मैंने क्या कहा था, प्लाज्मिड जो होता है वह स्व प्रतिलिपिकरण कर सकता है, अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो अच्छी बात है ना, हम इसे छोड़ देंगे, ये अपनी कॉपी खुद बना लेगा। जब ये अपनी खुद की कॉपी बनाएगा तो इस ऐच्छिक जीन का जो खंड हमने डाला है उसकी भी कॉपी बन जाएगी। तो हम बार बार ऐच्छिक जीन लेकर आएँ, फिर उसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से तोड़ें, फिर उसे हम वाहक डीएनए को कटवाएं, फिर वाहक डीएनए को और इस ऐच्छिक जीन को जोड़े लाइगेज से, फिर हम आगे बढ़े। इससे अच्छा है हम एक बार बना दिया, अब प्लाज्मिड हमारे पास में वाहक बनकर तैयार हो गया। ये एक पुनर्योजी वाहक है और इसकी क्या है, प्रकृति है कि ये बार बार क्या करता है, विभाजन करता है। तो सीधी सी बात है, हम इसे जिन न्यूक्लियोटाइड से बना है उस न्यूक्लियोटाइड के घोल में हम डाल देंगे। बोलो बात है, ये नहीं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए को बनवाता है, ये डीएनए ही तो है, पुनर्योजक वाहक भी। और उस न्यूक्लियोटाइड के साथ में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देंगे, इसकी कॉपियां उन न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल करके और इनके कोड को पढ़ के वो खुद ही बनवा देगा। और इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी ऐच्छिक जीन वाले पुनर्योजी वाहक क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जिनसे हम अपनी स्टडी को कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोगों ने सारे के सारे टूल्स पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक चरण को समझना है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को एक पूरा का पूरा प्रारूप देने वाले हैं। पहले हम चरण पढ़ेंगे और चरणों के बीच में हम कुछ विधियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि एक कपल है, या हमारे पास में क्या आया, एक युगल जोड़ा आया जिसने कहा कि भाई हमें तो हमारे बच्चे की आंखें कैसी चाहिए, नीली चाहिए। तो हमने कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जिसकी आंखें कैसी है, नीली, और हमें वो जीन लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये एक कोशिका है और ये दाता कोशिका है। कौन सी कोशिका है, दाता कोशिका। इस दाता कोशिका में से हम क्या ले लेंगे, डीएनए लेने जाएंगे। क्या लेने जाएंगे, डीएनए। ये लीजिए, मान लीजिए
हमें नीली आंखों वाली जो जीन है वो हमें कहीं पर यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए को जो हमारे वांछित जीन के साथ में है या हमारी इच्छित जीन के साथ में है, हमें इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए पहले हमें इस डीएनए के इस खंड को तुड़वाना करेगा। अब इसको तुड़वाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वांछित जीन को प्राप्त करने के लिए वो जिस डीएनए द्वारा क्या होती है, जिस डीएनए खंड द्वारा वो क्या होती है, कंट्रोल हो रही है, उसे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम क्या करेंगे, काटेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके मान लीजिए ये वाली वो जीन है, तो इसे आकर हमारे सामने क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है। ऐसे काट दिया तो ये अब आपके सामने कैसे मिल जाएगा, आपको डीएनए कुछ इस प्रकार से मिलकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है या नहीं है। इस तरीके से आपको डीएनए के खंड मिलकर क्या हो जाएंगे, तैयार मिल जाएंगे। देखिए अगर ये बिल्कुल ऐसे प्रकार से काटे तो मान लीजिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड का यानी एक तंतु पर नाइट्रोजन क्षारों का क्रम पता है तो दूसरे पे आप खुद बता सकते हो। और बेटा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में, आप जाके देख लीजिए। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि देखिए आप यहाँ देखिए, अगर एक तरफ नाइट्रोजन क्षार जी आता है तो दूसरा अपने आप सी आता है, एक तरफ टी आता है तो अपने आप ए आता है, एक तरफ सी है तो जी आता है, एक तरफ टी है तो ए आता है। इस तरीके से होता है। तो अगर ये ऐसे छोड़ता है इसे ए टी जी सी, सी जी टी ए, तब तो ये कैसे होते, ब्लंट एंड्स होते, यानी कि बिल्कुल छोर ऐसे होते जहाँ पर आप कुछ और नया न्यूक्लियोटाइड ही दोनों तरफ आके जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए इसने ऐसे छोड़ा है, तो अब क्या होगा, इसके हिसाब से नया न्यूक्लियोटाइड टी वाला क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया। तो ये चिपचिपे या फिर क्या कह सकते हैं, कठोर एंड भी छोड़ सकते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमने अपने दाता कोशिका के डीएनए में से जो ऐच्छिक जीन थी उसे क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। सबसे पहला चरण हमारे पास में ये होता है। चलिए दूसरा चरण आते हैं। अब दूसरे चरण के अंदर हम उपयुक्त वाहक का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आपने अभी तक वाहक के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड को पढ़ा है, लेकिन इसी चैप्टर में हम आपको और भी वाहक बताएंगे, जैसे कि कृत्रिम गुणसूत्र होते हैं, या आप क्या कह सकते हैं कृत्रिम ईस्ट जो कि कवक है उसके द्वारा भी वाहक बनाए जाते हैं। पर अभी हमने आपको सब कुछ नहीं बताया है, हम मानते हैं हमने प्लाज्मिड लिया। तो अब हम क्या करेंगे, उपयुक्त वाहक की तैयारी। उपयुक्त चरण में प्राप्त डीएनए के खंडों को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में क्या कर देंगे, समाकलित। तो ये लीजिए भाई, ये मेरे पास में कौन आ गई, ये मेरी ऐच्छिक जीन है, ये क्या है, ऐच्छिक जीन। और ये मेरे पास में क्या है, मेरे बैक्टीरिया का डीएनए है नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, काम करेगा, और डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करके इनको जोड़ेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे वाहक का जो डीएनए है, वाहक का डीएनए उसमें से एक खंड खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो कर दिया। अब प्रत्येक चरण के अंदर हम हमारे वाहक के डीएनए के अंदर, किसके डीएनए के अंदर, वाहक डीएनए के अंदर, ये जो क्या है हमारे पास में हमारी ऐच्छिक जीन है, इस ऐच्छिक जीन को समाकलित कर देंगे और डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो इन्हें जोड़ देगा। बस यही था, अभी भी हमने यही देखा। तो देखिए उपयुक्त वाहक की तैयारी। उपयुक्त चरण में प्राप्त डीएनए के खंडों को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में समाकलित करने के लिए प्लाज्मिड को भी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम बंधित करवाएंगे। सही बात है, हमने प्लाज्मिड लिया और इसको भी प्रतिबंधित न्यूक्लियोटाइड एंजाइम से कटवा दिया भाई, तभी तो वहां पे जगह बनेगी और हमारी ऐच्छिक जीन आके चिपकेगी। अब इसके खंड को तो हमने हटाकर क्या कर दिया, निकाल दिया। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हमारी ऐच्छिक जीन जो है तृतीयक चरण के अंदर यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करेगा और डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये हमारा वाहक डीएनए और हमारी ऐच्छिक जीन जो है ये एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी, समाकलित हो जाएगी और हमारे पास में पुनर्योजी वाहक या फिर पुनर्योजी डीएनए बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत है। अब चतुर्थ में क्या करने वाले हैं, उपयुक्त पुनर्योजित डीएनए को पुनः बैक्टीरिया में स्थानांतरित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब हम बार बार ये काम नहीं करना चाहते। हमें पता है कि जीवाणु की प्रकृति होती कि हर एक जीवाणु कुछ मिनटों या कुछ सेकंड्स के अंदर द्विविभाजन करते रहते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो प्लाज्मिड को जैसे हम निकाल के लाए थे वैसे ही बैक्टीरियल सेल में वापस से डाल देंगे। अब जब बैक्टीरिया विभाजन करेगा तो साथ ही साथ ये प्लाज्मिड विभाजन करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड में तो स्व प्रतिलिपिकरण की क्या होती है, क्षमता होती है। तो सही बात है, चतुर्थ चरण में हम इस पुनर्योजित डीएनए को वापस से किस में डाल देंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे, ताकि ये बैक्टीरिया कोशिका के साथ में गुणन करता हुआ अपनी बहुत सारी क्या बना ले, प्रतियां बना ले, कॉपीज बना ले। अब इन प्रतियों को सीधे वांछित जीन के प्रोटीन बनाने के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ब्लू आइज वाला बेबी चाहिए था
तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको वांछित जीन मिली है, इस जीन को आपको वो जो आपके पास में कौन आए हैं, युग्म जोड़े आए ना, उनसे जब उनका क्या बनेगा, बच्चे का जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण में आपको डालना होगा, जो कि हम इस टेक्निक में आगे बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमने ये सारी टेक्निक इंसुलिन बनाने के लिए करी है, डायबिटीज़ के इंजेक्शन हमें इंसुलिन बनानी है तो हमने उसके लिए करी है। ये हमारा जो डीएनए था जिससे हमने प्लाज्मिड लिया था, अब तक जो हम ये जो हमारा बैक्टीरिया था जिससे हमने प्लाज्मिड लिया था, वो अब तक इंसुलिन नहीं बनाता था क्योंकि उसके पास इंसुलिन की जीन ही नहीं थी। अब हमने किसी दाता से इंसुलिन की जीन ली, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसे डाला और इस प्लाज्मिड को वापस से हमने किस में डाल दिया, इस बैक्टीरिया में डाल दिया। तो जिस बैक्टीरिया के पास पहले इंसुलिन बनाने की जीन नहीं थी, अब उसके पास वो जीन आ गई है। अब जब ये बैक्टीरिया विभाजन कर रहा है तो वो जीन भी विभाजित कर रही है और अपना प्रभाव दिखाएगी, वो इंसुलिन का स्त्रवण करेगी और इस इंसुलिन को हम वहां से लेंगे और क्या करेंगे, मार्केट में भेजेंगे औद्योगिक स्तर गए, या इसके द्वारा, या फिर हमने यही तो कहा, या फिर जो वांछित जीन हमारी आई है इसे हम जीव या पादप में स्थानांतरित करेंगे ताकि हम अपने ऐच्छिक लक्षणों वाले जीव या पादप क्या कर सके, प्राप्त कर सके। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। और ऐसे पादपों को या ऐसे जीवों को जिनके जीन में आपने कुछ उलटफेर किए हैं, जिनके डीएनए के खंडों में आपने कुछ उलटफेर किए हैं, ऐसे जीवों को हम ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक पादप क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक के द्वारा किसी जीव के डीएनए के अंदर क्या करना, परिवर्तन करना ऐच्छिक लक्षणों को लाने के लिए। और ऐसे ही जो पुनर्योजी डीएनए युक्त जो जीव होते हैं उन्हें हम कौन से जीव कह देते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कह देते हैं। तो हम ऐच्छिक जीन का कुछ भी कर सकते हैं, इस जीवाणु को मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ सकते हैं ताकि हमारे जो हम ऐच्छिक प्रोडक्ट जैसे चाहते थे वो ये स्रवित करे और हमें मिल जाए, या फिर हमें जिस भी हमारे ग्राही में डलवाना है वहाँ पर डलवा सकते हैं और इस जीन के प्रभाव को उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें कुछ ऐसी विधियाँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम अपनी इस टेक्निक को, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सुनिएगा इन टेक्निक्स को बहुत अच्छे से। चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा आप लोगों को कि प्रथम चरण आपके पास में था किसका, जैव, एक मिनट, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर जो आपके पास में प्रथम चरण था वो क्या था, सबसे पहला चरण था प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से ऐच्छिक जीन प्राप्त करना। सबसे पहले ऐच्छिक जीन लेना। मान लीजिए ये आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने अपनी जो दाता है, दाता कोशिका को डाल दिया। चलिए जी, दाता कोशिका है और इस दाता कोशिका से आपको क्या लेना है, डीएनए लेना। तो देखिए क्या करेंगे, अगर ये दाता कोशिका क्या है, दाता कोशिका अगर पादप की है, किसकी है, पादप की, तो सबसे पहले आप कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, सेल्यूलेज का, और किसको विलगित करेंगे, कोशिका भित्ति को विलगित कर देंगे। बोलो बात समझ में आई है, क्योंकि उसके चाहते हो कोशिका भित्ति होगी तभी तो हम कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर ये जंतु कोशिका है, कौन सी कोशिका है, जंतु, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी आगे जाकर, तो इसे लिपोप्रोटीएज एंजाइम की सहायता से सबसे पहले हम इस कोशिका को खोलेंगे। बोलो बात समझ में आई।
अब कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन रखा हुआ है? डीएनए रखा हुआ है, हमारा वांछित डीएनए। इस वांछित डीएनए के ऊपर हम कौन सा एंजाइम छोड़ेंगे? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को छोड़ देंगे। अब ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस जब एंजाइम यहाँ पर टूट जाएंगे तो ये डीएनए को बहुत सारे खंडों में काट देंगे और छोटे बड़े सारे डीएनए के खंड एक जगह से उलझे हुए से होंगे। सुनिएगा बहुत अच्छे से। अब हमें क्या मिल गया? डीएनए के ऐसे बहुत सारे खंड हमें मिल गए, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, इस तरीके से है। अब इन खंडों में ही वो डीएनए का खंड भी है जिसके पास में हमारी ऐच्छिक जीन है नहीं है? अब इस गुच्छे में से इन डीएनए के खंडों को कैसे अलग करें? क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो जगह जगह से डीएनए को काट कर चला गया और ये सब उलझ गया है। अब इन डीएनए के खंडों को इनकी लंबाई के हिसाब से हमें क्या करना है? अलग करना है। तो इन डीएनए खंडों को अलग करने के लिए, डीएनए खंडों को अलग करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता लेंगे। कुछ नहीं होता है बेटा, ये एक प्लेट होती है जिसमें हम एक जेल भर देते हैं अगारोज का। अगार हमें भूरी शैवाल से मिलने वाला एक पदार्थ है जो कि जल का अवशोषण करता है। ये कोलाइडल होता है और जेली जैसा हो जाता है या नहीं है? अब साथ ही साथ में हमें यहाँ पे क्या करना है? जेल हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस का में यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो। क्या वर्ड आ रहा है बच्चा हमारे पास में यहाँ पर? इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो से वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक, यानी हम बिजली का यानी कि विद्युत का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक प्लेट पर एक तरफ कैथोड होगा और एक तरफ एनोड होगा। सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए कैथोड और एनोड के अलावा आपको ध्यान क्या रखना है कि डीएनए जो होता है बच्चा वो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। डीएनए के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं बेटा? ऋणावेशित होते हैं। इसी का उपयोग करते हुए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा जो डीएनए के ये गुच्छे बने हुए हैं, इन खंडों को हम इनकी क्या करेंगे? बेसिकली लंबाई के अनुसार इन्हें पृथक करेंगे। अब डीएनए ऋणावेशित कैसे होता है? याद रखिए, फिर से मैं बता रही हूँ, पुरानी बैच क्लास में भी जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 की मैंने बेसिक दिया था वहाँ पे, जब मैंने म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन पढ़ाया उससे पहले। डीएनए एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन है, यानी न्यूक्लियोटाइड इसकी एक इकाई है जो आपस में जुड़ते हैं और डीएनए को बनाते हैं। तो खुद न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? उस क्लास में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो होती है उसके अंदर शर्करा 5 कार्बन वाली, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। और इस 5वें कार्बन पर, कार्बन नंबर 1 पर कोई भी नाइट्रोजन क्षार जुड़ सकता है और कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है फास्फेट समूह। ये फास्फेट समूह कौन सा है? H3PO4-। तो जब फॉस्फोरिक अम्ल ऋणात्मक है तो वो न्यूक्लियोटाइड पे जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोटाइड को भी ऋणात्मक कर देगा। और जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए को ही बनवा रहे तो डीएनए भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है और दोनों की प्रकृति कैसे होते हैं कि दोनों ही ऋणात्मक ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणावेशित। इसी चीज का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम पूरी एक वो लेकर आए हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है? बेसिकली आपके पास में इस तरीके से क्या लगी होती है? एक प्लेट लगी होती है। ये देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं इसको। तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने से डीएनए के खंडन हो जाता है। इन खंडों का एक तकनीक द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। एक तकनीक द्वारा पृथक कर सकते हैं जिसे हम वैद्युत कण संचलन या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र के माध्यम द्वारा एनोड की तरफ जाते हैं। तो देखिए होगा क्या? ये देखिए, ये आपके पास में प्लेट है, अच्छे से समझिएगा। इसके ऊपर जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है ना, ये ग्रे कलर का हमने क्या कर दिया है? अगारोज जेल बना दिया। अब आप इमेजिन कीजिए कोई जेल जैसा। जेल में अगर आप ऐसे पेन को दबाओगे तो वहाँ पे एक खांच जैसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोलो बन जाएगी, है नहीं? आप इमेजिन कीजिए जेल जैसी, जेली जैसा है, गाढ़ा गाढ़ा।
आप लोगों ने मार्केट में जेली खाई भी होगी, जेली बेली, आजकल तो मार्केट में टॉफ़ी भी मिलती है, आप उसे लाकर देखिएगा। उसमें आप कोई चीज़ को जैसा प्रेस करोगे, दबाओगे, तो वहाँ पर वैसा ही सांचा सा बनकर, खाँच सी बनकर क्या हो जाएगी, तैयार। तो एक छोटी सी नली जैसी स्ट्रक्चर होती है, कोई लंबी, कोई छोटी, कोई ऐसे, उन्हें हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ऐसे 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 गड़ाते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या बन जाती है, खाँच। तो पहले तो हम प्लेट लेंगे, इसमें अगारोस जेल को डालेंगे, उसे सेट होने का इंतज़ार करेंगे। फिर ऐसी छोटी छोटी हमारे पास नलिकाएं जैसी होती है, लंबी छोटी, किसी कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मध्यम आकार की है, उन्हें हम दबा दबा कर यहाँ पर क्या बना देते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं खाँचे। चलिए, अब ये जो है, ये हमारी कैथोड साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है, कैथोड साइड है, ऋणावेशित। और ये हमारी कौन सी साइड है, एनोड साइड है, धनावेशित। अब हमारा डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। तो हम डीएनए के गुच्छे को, जो हमारा डीएनए है उसके गुच्छे को हम, जो हमें किससे मिला था, प्रतिबंधित एंजाइम के तोड़ने से मिला है, उसे हम कहाँ डाल देंगे, कैथोड पे डाल देंगे और विद्युत आवेश देंगे। अब डीएनए के जो कण है वो कैसे ऋणावेशित है, इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, इधर धनावेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये डीएनए के खंड अपने आप धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर क्या करना चालू कर देंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे। जब ये गति करेंगे तो सोचे ना, बहुत सारे लोगों को भगाया जाए तो बीच में खड्डे खोदे तो उसमें फंस जाएंगे कि नहीं, तो बस ऐसा ही होता है। जिसकी जो डीएनए का खंड जिस नाप का होगा वो उस खड्डे में फंस जाएगा। तो देखिए, जो डीएनए के खंड छोटे होंगे, वो साइज में हल्के होंगे, तो वो आगे तक चल जाएंगे। इसलिए जो खांचे, छोटी खांचे हैं वो हम इस तरफ बनाते हैं, एनोड की तरफ। बड़ी खांचे हम इधर बनाते हैं क्योंकि भार की वजह से वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। तो जिस डीएनए खंड की जितनी लंबाई होगी वो उस खांच में क्या है, फंसता चला जाएगा। और जो यहाँ पे गुच्छा था पहले, वो अब अलग अलग खंडों में क्या हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ से अपनी ऐच्छिक जीन निकाल लेंगे, यानी ऐच्छिक जीन रखने वाले डीएनए के खंड को निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा, भैया वैज्ञानिक हो, आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको पता है कि इस जीन के अंदर ये नाइट्रोजन क्षार का क्रम है, ये स्टडी ऑलरेडी वैज्ञानिक करके रखते हैं। जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आपको ये पता होगा, और वहाँ से आप ऐच्छिक जीन को ले लेंगे। ऐच्छिक जीन को लेकर, ठीक है, एक दूसरी प्लेट के ऊपर रखा जाएगा और इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ब्लॉटिंग। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होता है इस टेक्निक के अंदर, है ना। तो डीएनए खंड ऋणावेशित अणु होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र के माध्यम द्वारा एनोड की तरफ जाते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला माध्यम एगारोस, जो कि समुद्री घास से निकाला गया है, एक प्राकृतिक बहुलक है ना। डीएनए खंडों को अगारोस जेल की छलनी प्रभाव द्वारा अनेक आकार व आवेश के अनुसार अलग अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वो उतने ही अधिक दूर तक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ पर बताया भी अभी आपको कि जितने खंड छोटे होंगे वो उतनी ही दूर तक आएंगे कैथोड से एनोड की तरफ, राइट। एक ही चीज बता के हम इथिडियम ब्रोमाइड से, अब जब ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, एक खंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो हम इसके ऊपर एक इथिडियम ब्रोमाइड आता है बेटा सॉल्यूशन, उसका छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद में हम उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं। सीधा संपर्क इसका हमारे कंप्यूटर से रहता है। हमारे कंप्यूटर में नारंगी रंग के से बैंड बनकर तैयार हो जाते हैं जो डीएनए के एक एक खंड को दर्शा रहे होते हैं। तो इन डीएनए खंडों को देखने के लिए डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित करा जाता है व उन पर पराबैंगनी किरणों का आवृत किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए के खंड हमें चमकीले नारंगी रंग के नजर आते हैं। देखिए, और डीएनए की इन पट्टियों को एगारोस जेल से काट कर निकाल देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। ब्लॉटिंग या इल्यूजन कहा जाता है, जिसे शालन भी कहा जाता है। और बेटा ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक नंबर के अंदर ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि शालन का अर्थ क्या है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर जो डीएनए खंड एगारोस जेल की प्लेट पर उपस्थित है, उन्हें उस प्लेट से हटाना या वहां से निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शालन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए का क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर, अब हमारे पास में हमारी ऐच्छिक जीन है जिसे हम वाहक से जोड़कर क्या करेंगे, वही पुनर्योजी वाहक बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बस इतनी सी बात है। बोलिए यहाँ तक के अंदर। अब आती है हमारे पास में पीसीआर टेक्निक, इसे भी समझिए। मान लीजिए आपको यहाँ से आपकी वांछित जीन प्राप्त हो गई, ये मिल गई जी मुझे मेरी वांछित जीन या ऐच्छिक जीन जो है मेरी। ऐच्छिक जीन युक्त डीएनए का
खंड मिल गया। अब इस ऐच्छिक जीन युक्त डीएनए के जो खंड है इसकी हमें क्या बनवानी है। मान लीजिए हमें मिला, अब हमें लगता है कि हम अपने वाहक में जब इसे डालें तो कहीं कुछ गड़बड़ी, वैसे भाई एक्सपेरिमेंट है, मल्टीपल टाइम किए जाते हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए। या फिर हमने वाहक में भी इसे डाल दिया, अभी जीन की हम बहुत सारी कॉपी में मार्केट में हमें देना है, तो हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे इसके जैसे जीवाणु बना ले। भाई इंसुलिन, मान लो इंसुलिन बना रहे हैं, हमने एक जीवाणु बना लिया, हम उसे क्या करवा रहे हैं, बहुत सारी विभाजन करवा के बढ़वा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐच्छिक जीन अगर हमसे खो गई तो क्या होगा, तो हम इसकी बहुत 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 सारी क्या बनवाना चाहते हैं, कॉपियाँ बनवाना चाहते हैं। हालांकि इसकी कॉपी बनाने के लिए आप जिस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये कॉपी कब बना सकेगा, ये इसको कॉपी बनाने के लिए आप जो टेक्निक के अंदर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो आप डीएनए प्रतिलिपिकरण की करोगे। यानी कि आप कुछ ऐसी संभावनाओं को विकसित करोगे जिसकी वजह से ये जो जीन है, जीन क्या है, डीएनए का एक खंड है, ये डीएनए अपनी जैसी बहुत सारी असंख्य क्या बना ले, कॉपियां बना ले, ताकि इस ऐच्छिक जीन की आपके पास में बहुत सारी प्रतिलिपियां या कॉपियां हों। ये सारे संसाधन आप जिस टेक्निक के अंतर्गत दोगे उसे पीसीआर टेक्निक कहा जाएगा। लेकिन पीसीआर टेक्निक में जिस सिस्टम का, या आप कह सकते हैं जिस कैरेक्टर का, लक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा डीएनए अपनी बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाएगा, ये ऐच्छिक जीन डीएनए ही है, अपनी बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाएगा, वो किसके द्वारा बनाएगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण के द्वारा। याद कीजिए, मैंने आपको डीएनए प्रतिलिपिकरण बताया भी है, सुन लीजिएगा वापस से। डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है, हर एक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो अपने स्वयं की कॉपी खुद बनाता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान डीएनए के दोनों खंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इन पर जो भी नाइट्रोजन क्षार के क्रम होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर था ए, तो इसका संपूरक टी होता है, यहाँ था जी तो इसका सी है तो इसका जी, इसका टी है तो इसका ए। इन नाइट्रोजन क्षारों के क्रम को पढ़कर ही इनके ऊपर क्या बनता है, नया डीएनए बन जाता है। जैसे कि ये डीएनए बनेगा तो इधर आएगा टी सी जी ए जी सी टी। तो देखिए इस प्रकार क्या होता है, अगर आप डीएनए के दो खंड है तो आप दोनों खंडों को अलग कीजिए और उसके ऊपर क्या बन जाता है, नया डीएनए। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण के बाद में जो भी नया डीएनए बनते हैं उसमें एक जो क्या होता है, तंतु होता है, एक स्ट्रैंड होता है, वो तो कैसा होता है, पुराना, और उसी पर नाइट्रोजन क्षार के जो क्रम होते हैं उन्हीं को पढ़कर उन्हीं के बिल्कुल संपूरक कौन सा स्ट्रैंड बनाया जाता है, नया स्ट्रैंड बनवाया जाता है। तो एक डीएनए से आपको दो डीएनए मिल जाते हैं। तो इस डीएनए प्रतिलिपिकरण वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम पॉलीमर चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा हम अपने ऐच्छिक जीन की क्या बनवाएंगे, बहुत बहुत सारी कॉपियां बनवाएंगे। चलिए देखिए, तो पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बात ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ये जो बेसिकली टेक्निक है इसको आप ढंग से याद करें, क्योंकि ये आपके अच्छे जो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले उनमें आ सकती है और आपके जेट के और आईसीआर के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ खास बातें पीसीआर टेक्निक के बारे में, सही बात है, इसके द्वारा आप अपनी ऐच्छिक जीन की बहुत सारी पॉलीमर चेन रिएक्शन है, यानी कि पॉली मतलब बहुलक की चेन ही चेन आप बनाकर तैयार करवा सकते हो। हालांकि इस अभिक्रिया या इस प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ विशिष्ट एंजाइम है हम जिनको ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ताप का नियमन बहुत ज़्यादा होगा, किसी स्टेप में आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पर घटाना पड़ेगा, तो ये ताप पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगी कोशिका, ये सॉरी टेक्निक। तो देखिए पीसीआर का तात्पर्य है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब मैं बता चुकी हूँ, बहुलक, श्रृंखला, श्रृंखला जब कोई चीज़ कोई श्रृंखला में मतलब बहुलक फॉर्म के अंदर है, अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उपक्रमों यानी कि प्राइमर छोटे रासायनिक अल्पन्यूक्लियर डीएनए क्षेत्र के पूरक दो समुच्चय व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए हम उसकी क्या बनाते हैं, नई कॉपियाँ। तो सही बात है बेटा, यहाँ पर आपके पुराने डीएनए पे जो नया डीएनए बना है वो किसके द्वारा बना है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही बनाया गया है। चलिए, यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए का टेम्पलेट के रूप में काम लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हुए उपक्रमों का विस्तृत कर देते हैं। अब इसको भी समझिए, ये क्या कहना चाहती है लाइन, इतनी टिपिकल लाइन है। देखिए बेटा,
पुराना जो डीएनए है उसके हिसाब से क्या बनने वाला है, नया डीएनए बनने वाला है। यानी कि अगर मेरे पास में ये डीएनए पुराना है तो इस पे जो नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है उसी के बिल्कुल संपूरक, अगर इधर ए है तो इधर टी वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, इधर ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा। एग्री बायो के फर्स्ट चैप्टर में जाके प्लीज़ वीडियो देखिए, मैंने बताया वहाँ पे। और इस प्रकार से बेसिकली क्या होता है, नया डीएनए बन जाता है। तो ये पुराना डीएनए कैसे काम कर रहा है, टेम्पलेट की भांति। टेम्पलेट क्या होता है, इसे और अच्छे से मैं समझाती हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पर जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हो सकता है कि कॉपी पेन भी अपने साथ में लेकर बैठे हो और उसके हिसाब से उसको उतार रहे हो। तो जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, उसको देखकर आप अपनी कॉपी में उतार रहे हो। हालांकि यहाँ पर आप एज इट इज उतार रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो पुराना स्टैंड है ये टेम्पलेट की भांति काम कर रहा है। इसके ऊपर नाइट्रोजन क्षारों के क्रम को पढ़कर इसी के अनुरूप नया डीएनए का स्ट्रैंड क्या किया है, बनाया गया है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि यह एंजाइम क्या करते हैं, जो भी आपका मेन डीएनए था उसको टेम्पलेट के रूप में काम लेते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसी के संपूरक क्या कर देते हैं, नया डीएनए बनवा देते हैं। आइए आगे की तरफ। डीएनए प्रति के प्रक्रम में कई बार दोहराया जाता है और ये बेसिकली सतत ताप स्थायी, मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपको ताप का और कुछ जीवाणुओं का बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। उच्च ताप द्वारा प्रेरित डीएनए को, अब देखिए इस प्रक्रिया में होगा क्या, बाद में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसकी क्या आ रही है, आपके पास में क्रियाविधि आ रही है। तो पहले मैं खुद से आप लोगों को क्रियाविधि समझाऊंगी, फिर किताब में क्या लिखा हुआ है हम उस पर बात करेंगे। हमें यहाँ पे किताब नहीं टिप्पणी है ना। तो देखिए ये आपके पास में पॉलीमर चेन रिएक्शन है। सारा खेल किसका है, टेम्परेचर का है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डीएनए की ये जो आपको ऐच्छिक जीन है, कौन सी जीन है यहाँ पर मेरे पास में, मेरी ऐच्छिक जीन वाला डीएनए है। तो कितने खंड होंगे उसमें, 2 खंड होंगे। इस द्विसूत्र डीएनए को हम टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, और काफ़ी अच्छी हीट दी जाएगी बेटा, 70 से 90 डिग्री सेल्सियस तक। इस हीट की वजह से ये जो डीएनए जो आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बंधों द्वारा, ये टूटकर अलग हो जाएंगे। तो दोनों खंडों का क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृतीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकृतीकरण। सुनिएगा, है ना। अब ये डीएनए क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा उसके बाद के अंदर। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो जेट की 12वीं क्लास है उसके अंदर मैं इंग्लिश में बनाऊंगी, प्लीज़ आप इंग्लिश में भी जाकर देख सकते हैं उसे। तो वहाँ पे मैं डीएनए प्रतिलिपिकरण को पूरा बताऊंगी। अब ये दोनों खंड अलग हो गए हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया डीएनए बनवा सकता है। अभी आपने कहा था कि वो पुराने डीएनए खंड को पढ़ता है, उसके हिसाब से नया डीएनए बनवाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लगा कि भाई अब मेरी बारी आ गई, मुझे जाकर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे वो पृथक हुए इन खंडों के पास में पहुंचता है, वो तो यहाँ पर आते कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है यहाँ पे 2 खंड है, मैं नया डीएनए के बनवाने की शुरुआत कहाँ से करूँ, किधर से करूँ, मैं इधर से शुरुआत करूँ या इधर से, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि डीएनए का खंड एक जो है ये है 5 से 3' और ये है 3' to 5'। तो यहाँ पर भी यही है, ये 5, ये तीसरा छोर, ये 3' छोर, तो ये 5' छोर। तो मैं नया डीएनए बनवाऊँ कहाँ से, वो ये नहीं बना पाता। हालांकि उसका काम है कि वो पुराने स्ट्रैंड को पढ़ के, टेम्पलेट को पढ़ के उस पर नया स्ट्रैंड बनवाए, नया तंतु बनवाए, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें इसकी हेल्प करता है एक नया एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है, यहाँ पर आपकी किताब में लिखा हुआ भी है, उस एंजाइम का नाम है प्राइमर। प्राइमर क्या कहता है, अभी पॉलीमरेज एंजाइम अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, तुम्हें थोड़ी देर बाद एक्टिव होना है। हालांकि ये काम तुम्हारा ही है कि पुराने डीएनए पे जितने भी नाइट्रोजन क्षार के क्रम है उसके अनुरूप तुम्हें नए डीएनए के नाइट्रोजन क्षार के क्रमों को लगवाना होगा और नया बनवाना होगा डीएनए। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये काम तुम्हें मैं बताऊंगा। तो आरएनए प्राइमर जो होता है ये 3' छोर के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है। ये उस छोर को जाकर पहचानता है और वहां से नए डीएनए को बनाना चालू कर देता है। देखिए इस वाले टेम्पलेट पर 3' छोर इधर है, तो आरएनए प्राइमर देखिए हमने यहाँ पर अटैच करवाया है। इस वाले तंतु पे 3' छोर इधर है, तो यहाँ पर हमने आरएनए प्राइमर को अटैच करवाया है। ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा कि भाई नए डीएनए का बनना इन दोनों तंतुओं पर, स्ट्रैंड्स पर इस दिशा से चालू होना है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, एनीलिंग। जो आपके विकृत डीएनए हुए थे, अलग अलग हो गए थे दोनों डीएनए के जो तंतु थे या स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, उन स्ट्रैंड्स के ऊपर आरएनए प्राइमर जाकर जुड़ गया। अब क्या होगा, ये सारी की सारी प्रक्रिया अभी भी हाई टेम्परेचर पर ही हो रही होगी। और अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम लेकर आएंगे हम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
वो आरएनए प्राइमर कहेगा कि चलो भाई अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प कर दी, यहाँ तक का इतना खंड बना दिया, अब इसके आगे का काम कौन करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। यहाँ पर भी इतना खंड बनवा दिया था और इसके आगे का काम कौन करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा और नई दिशा में क्या कर देगा, डीएनए को बनवाना शुरू कर देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर भाई हमारे अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्रतिलिपिकरण होता है, और हमारे यहाँ पर भी जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है तो नया डीएनए बनता है। अब जब ये जो नया डीएनए यहाँ पर बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, इसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम फंक्शन यहाँ पर कौन कर रहा है, वही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा है। बट यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो लिया है हमने, वो हम एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का नहीं लेते हैं। यहाँ पर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं बेसिकली एक बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। क्यों मैम, जब सभी जीवों के पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था तो किसी का भी ले लेते, काम तो सेम ही था ना, कि पुराने डीएनए के टेम्पलेट पे नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाना था, वो तो कोई भी कर सकता था। लेकिन याद कीजिए मैंने कहा पॉलीमर चेन रिएक्शन एक ताप स्थायी अभिक्रिया है, यहाँ पर टेम्परेचर का सबसे बड़ा खेल है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसपे आप पुराने स्ट्रैंड पे नया डीएनए बनाने वाले हैं, प्राइमर को जोड़ने के बाद में, इस प्रक्रिया को आप विस्तारण कहेंगे। और ये प्रक्रिया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से हाई टेम्परेचर पर हो रही है, और हमारी अंदर मिलने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इतने टेम्परेचर पर काम ही नहीं करेगा, वो खुद ही विकृत हो जाएगा। तो इस हाई टेम्परेचर पर काम करने के लिए हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लाना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर पर काम करे। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियास, इनके पास में भी जीवाणु है, डीएनए है, और डीएनए तो अपनी प्रतिलिपि बनाता होगा, तो इनके पास में भी पॉलीमरेज एंजाइम है। लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, या बहुत अधिक तापमान पर भी क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं। तो यहाँ जहाँ पे सर्वाइव करते हैं वहाँ पर अपना विभाजन करते होंगे, अपनी वृद्धि करते होंगे, और अपनी वृद्धि के लिए क्या करता है डीएनए, अपने जैसे जीवाणु क्या करता है, अपने जैसे नए जीवाणु बनाता है। और जब अपने जैसे नए जीवाणु बनाता है तो अपने जैसे नए डीएनए भी बनवाता होगा, और वहाँ पर डीएनए कौन बनवाता होगा, उस जीवाणु का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो हम थर्मस एक्वाटिकस से उसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेकर आते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर क्या कर जाएगा, सर्वाइव, और इस तरीके से वो क्या करेगा, नई कॉपी बनवा देगा। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे काम कर रहा है, इसको हम एक बार दो बार ऐसे 30-40 चक्र चलाते रहते हैं, और आखिरी में जाकर हमें कम से कम सोचिए आपकी ऐच्छिक जीन जो आपके पास में सिर्फ एक मिली थी, उसकी 10 लाख, आप जितनी चाहें और साइकिल को आगे चलवाइए, 20 लाख 25 लाख आप उसकी क्या बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पर किया। तो देखिए उच्च तापमान पर प्रेरित द्विलड़ीय यानी कि द्विसूत्रीय डीएनए को आप सबसे पहले क्या करते हैं, विकृत करते हैं, डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में मिलने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर टूट जाएंगे। और इसके बाद के अंदर आप बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले एनिलिंग करेंगे, क्योंकि कहाँ से शुरुआत करनी थी काम की ये डीएनए पॉलीमरेज को नहीं पता था। तो आरएनए प्राइमर बताएगा कि 3' छोर से नए डीएनए का बनना स्टार्ट करना है। देन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो नया डीएनए बनवाएगा, और इस कॉपी से हमारे पास में डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब आप बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक जान चुके हैं। बायो जिसमें लाइफ है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप डीएनए या जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिसके थ्रू आप नए ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। ये नए ऑर्गेनिज्म हम किसी के लिए नहीं बना रहे, मैंने फिर से कहा ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। तो ये सारे चेंजेस हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। हमें इंसुलिन बनाना है, या फिर हमें ट्रांसजेनिक पादप बनाने हैं, हमें जंतु बनाने हैं, उनके डीएनए में फेर बदल करके हम कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं। इनके लिए जिन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को पढ़ा, न्यूक्लियस एंजाइम को पढ़ा, जिसके हम तीनों टाइप पढ़ चुके हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। इन्हें हमने ये भी बता दिया कि इन्हें आणविक कैंचियाँ कहा जाता है, क्योंकि डीएनए आरएनए को काटेंगे। अब इन काटे हुए ऐच्छिक डीएनए को हम एक वाहक के द्वारा पहुंचाना है दाता ग्राही कोशिका के अंदर, क्योंकि हमने दाता से डीएनए को ले लिया है, या इस डीएनए से बनने वाले पदार्थ को हमें प्राप्त करना है, तो हम इसे वाहक में डालेंगे। अभी तक हमने वाहक के रूप में सिर्फ प्लाज्मिड को पढ़ा है, जो कि अक्सर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो अपनी खुद की प्रतिलिपियां बना सकता है। हम उस वाहक को लेंगे, उसे भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कटवाएंगे। चलिए कटवा दिया, वाहक हमारे पास में आ गया। अब दोनों डीएनए को, जो हमारा ऐच्छिक डीएनए है और हमारे वाहक डीएनए जो प्लाज्मिड के रूप में प्राप्त हुआ है हमें, उसको हम जुड़वाएंगे डीएनए लाइगेज से। इसके द्वारा हमारे पास पुनर्योजी बन जाएगा। और ये सारे काम करने में हमें जिन 2 टेक्निक्स ने और हेल्प करी, उनमें हमने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ा, और दूसरा हमने किसको पढ़ा, पीसीआर टेक्निक को।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सहायता से हम डीएनए के खंडों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। और पीसीआर टेक्निक के सहायता से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हमें हमारी ऐच्छिक जीन प्राप्त हुई है उसकी बहुत सारी हमने क्या बना ली है, प्रतिलिपियां बना ली है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कैसे बनाएंगे। इस टेक्निक का थोड़ा बहुत मुआयना हम ले चुके हैं। अब कैसे इस ऐच्छिक जीन को हम अपने जो ग्राही है उसके अंदर डलवाएंगे, ये तरीके पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक पादप क्या है, जंतु क्या है, ये पढ़ेंगे। और फिर हम ऊतक संवर्धन विधि के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बने रहें। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी बेसिक चाहिए, मैंने एग्री बायो के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब उत्परिवर्तन पढ़ाया है, तो डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से कैसे बनता है, नाइट्रोजन क्षार क्या है, उनके कितने प्रकार है, कैसे डीएनए का एक खंड दूसरे खंड के संपूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को कैसे रखता है, ये सब कुछ मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर उसे रेफरेंस की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।